जय हिंद। तो आज हम लोग जो है पेपर 5 जो बोले हुए थे कि पेपर 5 स्टार्ट आज से होने वाला है। तो चल का नहीं रहा है। चल ये नहीं रहा है गुरु, क्या हो गया इससे? अच्छा इसको करेंगे तब होगा। चलिए आप ठीक है। कभी कभी याद ही नहीं रहता है कि करना क्या है। तो हम लोग जो बात किए हुए थे कि टीएमबी यूनिवर्सिटी का पेपर 5 आज से स्टार्ट होने वाला है, जो कि आपका हिस्ट्री ऑफ मिडावल इंडिया है, ठीक है। तो उसमें से पहला क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं। क्या क्वेश्चन रहने वाला है? हुमायूं का मूल्यांकन करने वाले हैं हम लोग। हुमायूं का हम लोग आज का क्वेश्चन रहने वाला है हुमायूं के बारे में। तो हुमायूं का मूल्यांकन करें और वह असफल क्यों हुआ। तो देखिए इसमें इस क्वेश्चन को जितना देर हम लोग डील करेंगे, 40 मिनट, 40 मिनट आप लोग को साथ में रहना है, उसके बाद क्लियर हो जाएगा पूरा का पूरा ये आंसर, ठीक है। तो ये वाला कोई आंसर जानने से पहले जो है आपको कुछ कुछ बात बताते हैं कि देखिए हुमायूं से जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत कम आता है। ये ग्रेजुएशन का बात नहीं कर रहे हैं, आगे चल के बात कर रहे हैं। हुमायूं से सब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा नहीं आता, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा आता है। और इस क्वेश्चन को करते समय इसमें हम लोग ना वार पढ़ रहे हैं, इसमें युद्ध सब हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। युद्ध, हुमायूं का जो भी युद्ध होता है वो सब नहीं पढ़ेंगे। ये सिर्फ आपका एग्जाम के लिए सब इम्पोर्टेंट सिर्फ रहेगा, ग्रेजुएशन का एग्जाम के लिए। और बाकी सब एग्जाम के लिए जो है ये वाला डेट सबको इग्नोर करके इसमें बताए हैं, ठीक है। तो इसका बात का ध्यान देना है। तो देखिए अब देखिए, मुगल शासक के रूप में हुमायूं का मूल्यांकन करें। और ये वाला क्वेश्चन बहुत तरह तरह का से पूछा जा सकता है। जैसे कि हुमायूं इतना विद्वान होने के बाद भी वो असफल क्यों हुआ, पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि हुमायूं अपने जीवन काल में लुढ़कता घुड़कता रहा और अंत में लुढ़कने से ही उसकी मृत्यु हो गई, इस कथन का व्याख्या करें। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा, सबका आंसर एक ही होगा और थोड़ा मोड़ा अलग कुछ कुछ आंसर हो सकता है, जिसमें कि युद्ध का आप लोग चर्चा कीजिएगा उसका आंसर अलग हो जाएगा। क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आंसर किस तरह लिखाएगा। अगर युद्ध से रिलेटेड ऑप्शन क्वेश्चन रहेगा तो युद्ध से रिलेटेड आंसर लिखना है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। याद रखना है कि ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, लिखना पड़ेगा। और कैसे लिखना होगा ये हम आपको बताते ही रहते हैं हमेशा। तो आज भी हम लोग देखते हैं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे लिखाएगा, आपको लिखना बस इतना में ही लिखना पड़ता है। तो देखिए हुमायूं बाबर का थोड़ा मोड़ा जो है ना, पहले हम लोग बोल चाल करके डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आपको पता होगा मुगल सत्ता स्थापित हो गया, बाबर बाबर मुगल सत्ता स्थापित कर दिया, पानीपत का प्रथम युद्ध करके स्थापित हो गया। लेकिन बाबर का जल्द ही मृत्यु हो जाता है। कब हो जाता है मृत्यु? 30 में मृत्यु हो जाता है। 4 साल शासन करता है, 30 में मृत्यु हो जाता है। 30 में इसका जो बड़ा बेटा रहता है हुमायूं, उसको ये जो है अथी दे के चला जाता है, अपना उत्तराधिकारी हुमायूं को बनाता है और बाबर सरक लेता है। तो हुमायूं को ये बोल के सरक लेता है कि तुम जो है अपना भाइयों के बीच सत्ता बंटवारा कर लेना, सब में अच्छा से विभाजित कर देना। तो हुमायूं का था 3 गो भाई, अपना भाई 3 भाई था और उसके बाद एक चचेरा भाई था। तो सब में सत्ता का बंटवारा कर दिया हूँ, जो कि हुमायूं का सबसे बड़ा असफल का रीजन माना जाता है। आगे बताएंगे कि क्यों माना जाता है। तो ये सब कहानी हो रहा था। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को मेनली फोकस इस पे करना है कि हुमायूं का मेन मेन क्या क्या रीजन उसके सामने असुविधा को झेलना पड़ा। अब बाबर चल गया, देखिए बाबर चल गया, बहुत सारा युद्ध लड़ गया बाबर, पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा, सबका युद्ध लड़के बाबर चला गया। तो पूरा का पूरा साम्राज्य अस्त व्यस्त हो चुका था उस टाइम पे। और उस समय पर हुमायूं का शासन पीरियड स्टार्ट होता, जब पूरा अराजकता का माहौल सब जगह फैला हुआ है। उस टाइम पे हुमायूं आता है और हुमायूं के सामने क्या क्या परेशानियां देखने को मिलता है, हम लोग उसको देखेंगे और उसको कैसे कैसे वो टैकल करता है हम लोग वो देखेंगे। मेनली इसका आंसर इसके ऊपर ही डिपेंड करने वाला है। इसका आंसर युद्ध सब के ऊपर डिपेंड नहीं करने वाला है कि कालिंजर पर कब युद्ध किया, चुनार को कब घेरा, उधर ये सब के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि हुमायूं ने कितना युद्ध किया, शेर खां के साथ क्या किया, शेर सूरी के साथ क्या क्या किया। डजेंट मैटर, वो सब मैटर नहीं करता। वो सबको बस आपको एग्जाम्पल के थ्रू सबको लेना पड़ेगा। बस एग्जाम्पल में वो लोग को बताना पड़ेगा, वो सब युद्ध के बारे में बताना पड़ेगा। अब ये नहीं कि पूरा युद्ध का युद्ध छापे जा रहे हैं कि हुमायूं ने जो है शेर खां के साथ यहाँ गया, बंगाल गया, बंगाल से आते समय नदी में रुक गया, फिर हुमायूं अपना मौज मस्ती कर रहा था, शेरशाह सूरी जो है वेट कर रहा था उसका, पानी
पानी जब बिहार में जब बहुत ज्यादा हो गया तो उसको युद्ध में ललकारा, ये वो फलना चिलना, ये सब के ऊपर फोकस नहीं करना है, ठीक है। ये सब एक कहानी है बस समझने के लिए, और उसका एग्जाम्पल देने के लिए वो सब सिर्फ है। हम लोग का मेन फोकस कहीं और रहने वाला है। तो देखते हैं हम लोग का मेन फोकस कहाँ रहने वाला है। देखिए, सबसे पहले हुमायूं जो है बाबर का ज्येष्ठ पुत्र था, पता ही होगा। ये हम लोग सीधे हुमायूं से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि आप लोग का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, इसीलिए पूरा का पूरा नहीं बता सकते। इसीलिए सीधे हुमायूं, अकबर अति बाबर सब कैंसिल कर दिए, डिलीट कर दिए बाबर सब, ठीक है। सीधे हुमायूं से समझना है और बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कोई आप टेंशन लेने वाला कोई बात नहीं है। तो उसका तीन भाई था, कौन कौन था? कमरान था, अस्करी और हिंदाल। तीन भाई था, कमरान, हिंदाल और अस्करी। और तीनों भाई को कुछ कुछ क्षेत्र ये दिया हुआ था। देखिए क्या क्या क्षेत्र दिया हुआ था, ये वाला थोड़ा मोड़ा याद रख लेना। कमरान को काबुल और कंधार का क्षेत्र मिला था, अस्करी को संभल का क्षेत्र और हिंदाल को मेवात का क्षेत्र। कामराल कामरान को काबुल और कंधार, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका भाई है। ये आगे चल के हुमायूं को रोक देता है जब हुमायूं सेकेंड बार आक्रमण करता है भारत पे, ठीक है। एक और ये इतना उदार व्यक्ति था कि अपना जो चचेरा भाई है सुलेमान मिर्जा, उसको बद्स खां का जो है प्रदेश दे देता है, बद्स खां। तो ये बद्स खां वही प्रदेश है जहां का हुमायूं पहले गवर्नर हुआ करता था। जब सत्ता पे था, तो बाबर के टाइम में हुमायूं बख्श खां का ही गवर्नर हुआ करता था। और बाबर का बहुत सारा अभियान में हुमायूं साथ में था, और हुमायूं तभी से ही सैनिक शिक्षा प्राप्त कर चुका था, ठीक है। तो आप देखिए, हुमायूं का राज्याभिषेक 30 दिसंबर 1530 को सिंहासन पर बैठा था। 30 दिसंबर 1530, क्योंकि बाबर की मृत्यु हो जाती है। उसके सामने विद्रोहियों और अफगान सरदारों की समस्या थी। ये देखिए, ये आपका भूमिका है। ये वाला पूरा पेज आपका भूमिका का पेज है, जिसमें कि हम पहले बताएं बाबर का जन्म हो रहा है। बाबर का तीन भाई है, एक भाई उसका चचेरा भाई भी है और एक बहन भी है, ठीक है। एक बहन भी है जो कि बाद में जाके हुमायूं नामा की रचना करती है। आपको कमेंट करना है कि वो बहन का क्या नाम है। सब कुछ तो यहाँ पे नहीं हो पाएगा, आपको बताना है कि कमेंट करके बताना वो नाम क्या है, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद देखिए, 1530 से 40 ये भूमिका है, ठीक है। 1530 से 40 तक हुमायूं ने बड़े साहस एवं धैर्य से इन समस्याओं का सामना किया, परंतु शेरशाह से 1540 से हारने के बाद उसे भारत छोड़ना पड़ा। 15 वर्ष उसने घूमकर व्यतीत किया और 1555 में हुमायूं ने पुनः भारत का विजय किया। देखिए, भूमिका में आपको क्या लिखना है। भूमिका में देखिए, हुमायूं का दो गो शासन पीरियड रहता है। पहला शासन पीरियड रहेगा आपका जाके 1530 से लेके 40 का टाइम पीरियड, ठीक है। उसके बाद फिर से 1545 में फिर से आएगा, जो कि सॉरी 55 में, 1555 में आएगा, 1556 तक रहेगा। मोटा मोटी एक साल से कम थोड़ा सा। तो ये हुमायूं का दो वो टाइम पीरियड में बांट के आपको पढ़ना होगा कि हुमायूं दोनों टाइम पीरियड में क्या क्या करता है। पहला टाइम पीरियड में हुमायूं बहुत सारा युद्ध लड़ा, शेर खां, फिर वो उधर गुजरात के साथ, मेवाड़ के साथ, अपना भाई लोग के साथ, सब युद्ध यहाँ पे लड़ा वो। उसके बाद सूरी वंश का स्थापना होता है, शेरशाह सूरी आता है। उसके बाद शेरशाह सूरी, जो कि नेक्स्ट टॉपिक शेरशाह सूरी रहने वाला है, बहुत ही अच्छा से हम बताएंगे शेरशाह सूरी। तो वो रहता है, तो वो करता है शासन। उसके बाद फिर हुमायूं आता है वापस। तो ये बीच का जो 15 साल का टाइम पीरियड है, तो बीच का टाइम पीरियड में हुमायूं इधर उधर भटकता है। कभी कांधार भटकता है, कभी काबुल, कभी गुजरात, इधर उधर भटकना वो स्टार्ट करता है, क्योंकि उसको रहने की जगह नहीं मिलता। और आगे बताएंगे, शेरशाह सूरी जब इंट्रोड्यूस करेंगे ना तब बताएंगे। तो यहाँ पे आपको भूमिका में ये सब चीज लिखना है कि उसका भाई था और वो कैसे कैसे समस्या झेला, कैसा कैसा उसका टाइम पीरियड रहा। तो पहला पेज आपका इससे भर जाएगा, ठीक है। पहला पेज आराम से उसमें लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, मेन जो फोकस रहने वाला, हुमायूं का सामने क्या क्या कठिनाइयां थी। तो इस तरह से आप ग्राफ के माध्यम से एक एक ही बार में एग्जामिन को बता सकते हैं कि ये सब समस्या था हुमायूं के सामने। उत्तराधिकार के नियमों का अभाव, संबंधियों का विरोध, भाइयों का असहयोग, अफगानों की समस्या, बाह्य सहायता प्राप्त करने में असफलता, और एक यहाँ पे है सहायकों द्वारा विश्वासघात। तो इतना हम लोग 7-8 कठिनाइयां जो है हुमायूं के सामने देखने को मिलती है। अब हम लोग एक एक करके डील करेंगे, एक एक समस्या क्या था हुमायूं के सामने, क्या था नहीं था। तो सबसे पहले देखिए, उत्तराधिकार के नियमों का अभाव। अब देखिए, बाबर तो मर गया, लेकिन बाबर ने पूरा का पूरा अपना जो सत्ता है उसको डिस्ट्रीब्यूट अपना भाई लोग में, अपना बेटा लोग में नहीं किया था। और चूंकि बाबर का जो चार भाई, जो इंपॉर्टेंट भाई बताए, तीन भाई और एक वो, तो तीनों के हुमायूं सबसे बड़ा भाई था, ठीक है। हुमायूं सबसे बड़ा भाई था।
तो बाबर ने हुमायूं को ये उत्तरदायी दिया था कि तुम जो है सब में सत्ता का विभाजन कर देना। लेकिन ये निर्णय नहीं लिया गया था कि किसको क्या दिया जाए, किसको कैसे दिया जाए, ये सब नहीं दिया हुआ था। उस समय तलवार के दम पे जो है फैसला हुआ करता था कि उत्तराधिकार कौन रहेगा, तलवार के दम पे। इसके लिए स्किन जो है, स्किन एक कथन भी कहते हैं। स्किन लिखते हैं कि उस समय ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी जिसमें अधिकार का निर्णय तलवार के दम पर होता था। तो उत्तराधिकार नियम का अभाव में ये लिखना कि हुमायूं के सामने उत्तराधिकार का समस्या थी, किसको क्या देना चाहिए नहीं देना चाहिए, वो चीज हुमायूं के सामने एक पहला कठिनाइयां था। दूसरा कठिनाई क्या था? संबंधियों का विरोध। हुमायूं इतना भोग विलास वाला व्यक्ति था कि उसका कोई भी सगा संबंधी उसके साथ ही नहीं देता था। जो उसको समझता था कि ये मेरे साथ रहने वाला, वही उसको दगाबाजी करता था। तो हुमायूं का एक शत्रु गुट उसके संबंधियों में ही पैदा हो गया था। मिर्जा जो है, मिर्जा जमाल मिर्जा। जमाल मिर्जा कौन है? जमाल मिर्जा हुमायूं की एक बहन है, मासूमा बेगम। ठीक है, हुमायूं की एक बहन है मासूमा बेगम। मासूमा बेगम का पति है जमाल मिर्जा। ठीक है, जमाल मिर्जा का एक अलग कहानी भी है, तो वो कहानी कभी और चर्चा करेंगे। वो क्या अपना राज्य में क्या क्या करता है, उसके बाद इसको सूली पे लटका दिया जाता है, इसके बाद सर कलम करवाया जाता है, तो वो सब कहानी अलग कहानी है। ठीक है, कभी और उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसी प्रकार कुछ अन्य मिर्जा सरदार भी हुमायूं के विरुद्ध षड्यंत्र में व्यस्त हो गए। तो देखिए, पहला कठिनाई क्या हुआ? उत्तराधिकार के नियमों का अभाव था, मतलब कि उत्तराधिकार कौन बनेगा नहीं बनेगा। सबसे पहला समस्या तो उसके सामने ये था। दूसरा समस्या ये था कि उसके सामने जो उसका अपना आदमी था वो भी उसका विरोध में था। तो ये इसका दूसरा समस्या था। अब तीसरा समस्या का बात करेंगे तो भाइयों का असहयोग। अब देखिए, वो तीन भाई जो था, तीनों सबको जो अलग अलग क्षेत्र दिया हुआ था, कभी भी हुमायूं का साथ दिया ही नहीं। वो लोग हमेशा हुमायूं के विरुद्ध ही रहा, क्योंकि वो लोग सत्ता हथियाना चाहते थे। वो जो जिंदा लश्कर सब जो था, वो सत्ता हथियाना चाहते थे वो लोग। तो संकट काल में इसके भाइयों ने भी साथ नहीं दिया। जब वो शेरशाह सूरी के खिलाफ जो है अभियान चलाने वाला था, अपना सेना का गठन करने वाला था, तो हुमायूं क्या करता है? जो कामरान रहता है उसको बोलता है क्या कि अपना सेना भेजो, हमको मदद करो, तुम हमको मदद करो। तो कामरान बोलता है कि नहीं, हम तेरा मदद नहीं करेंगे, उसको धुतकार देता है हुमायूं को। तो उसका सगा भाई भी जो है उसको साथ नहीं देता है। वो सोचता है हुमायूं उधर शेरशाह के साथ लड़ने में बिजी हो जाएगा, तो इधर हम आगरा में अपना दिल्ली में हथिया लेंगे इधर हम लोग। तो यही ख्याल था उन लोग का, जो कि सबसे बड़ा समस्या, तीसरा नंबर का समस्या देखने को मिलता है। उसका देखिए चौथा नंबर है कि अफगानों की समस्या। अब आप बाबर पढ़ चुके होंगे शायद पहले ही, और नहीं भी पढ़े होंगे तो थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, बाबर बहुत सारा युद्ध लड़ा। पानीपत का जो फर्स्ट बैटल लड़ा वो अफगानों के विरुद्ध था। आपको याद होगा, बहलोल लोदी सबसे पहला अफगान शासक रहा। उसी के नीचे क्रम हम लोग जाते हैं तो इब्राहिम लोदी हम लोग को देखने को मिलता है। दिल्ली सल्तनत का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इब्राहिम लोदी के साथ प्रथम पानीपत का बैटल हुआ। कब हुआ, ये क्वेश्चन आप लोग के साथ है, कब हुआ ये आपको बताना है, ठीक है। तो पानीपत का फर्स्ट बैटल हुआ, उसमें अफगान शक्ति को परास्त कर देता है। लेकिन वो इस प्रकार परास्त करता है, पूर्ण रूप से परास्त नहीं करता, उसके बाद उन लोग को माफ कर देता है। इब्राहिम लोदी को वो माफ कर देता है। इब्राहिम लोदी के बाद जो महमूद महमूद लोदी सब रहेगा, मोहम्मद लोदी सब रहेगा, वो सबको माफ कर देता है। तो वो अफगान जो बीच बीच में बार बार सर उठा रहा था कि हम लोग जो है सत्ता हथियाएंगे, आगरा वाला सत्ता, दिल्ली वाला सत्ता हम लोग हथियाएंगे। क्योंकि पहले दिल्ली सल्तनत ही चल रहा था, ये लोग तो बाहर से आके जो है बीच में अपना आधिपत्य कर लिए थे ना। तो इसीलिए अफगान लोग चाहता था कि हमको फिर से सत्ता वापस मिल जाए। तो ये चौथा सबसे बड़ा समस्या हुमायूं के सामने देखने को मिलता है। तो वहीं शेर खान ने चौसा और कन्नौज युद्ध के बाद हुमायूं के भारत छोड़ने के लिए विवश कर दिया। अब देखिए, शेरशाह सूरी भी अफगान था, ये हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, आपको बताएंगे। शेरशाह सूरी का जानना बहुत ही रोचक, बहुत ही मतलब कि ये जब पढ़ाएंगे बहुत मजा आएगा शेरशाह सूरी के बारे में। ये बहुत कुछ बदलाव लेके आ जाता है भारत के भूमि पे। ठीक है, तो इसने जो क्या किया, हुमायूं को भारत से भागने के लिए मजबूर कर दिया। हुमायूं को 1539 1540 दो बैटल लगातार होता है इस दोनों का बीच, चौसा का युद्ध और बेलग्राम कन्नौज का युद्ध। तो 1540 के बाद हुमायूं को भागना पड़ जाता है। वही जो हम आपको बताएं कि दो गो शासनकाल उसका रहता है। पहला शासनकाल 30 से 40 का शासनकाल, और दूसरा शासनकाल 55 से 56 वाला। बीच में कौन रहता है? बीच में सूरी वंश स्थापित होता है। तो ये हो गया चौथा समस्या, अफगान का समस्या, बहुत बड़ा समस्या। पांचवा समस्या हो गया बाह्य सहायता प्राप्त करने में असफलता। अब देखिए, हुमायूं का ऐसा व्यक्तित्व रहा कि हुमायूं हुमायूं किसी का ना साथ देता था और ना इसको किसी का साथ मिलता था।
ठीक है। इसीलिए जब ये सबसे विकट परिस्थिति में भी रहा तो इसके खुद के भाइयों ने इसका साथ नहीं दिया। उसके बाद जब ये चाहा कि गुजरात से मेरा समर्थन मिल जाए, गुजरात से मेरा साथ मिल जाए, तो गुजरात ने भी इसका समर्थन नहीं किया। गुजरात विजय के सहायता मांगी, लेकिन उसने कोई सहायता नहीं किया। ठीक है। तो बाह्य सहायता में यही बोल सकते हैं क्या कि जो अन्य राज्यों से जब ये मदद मांगा कि आओ भैया अफगान, क्योंकि इसका अच्छा मित्रता था गुजरात के भी साथ, अच्छा मित्रता था चित्तौड़ के साथ, अच्छा मित्रता था मेवाड़ के साथ, सबके साथ अच्छा मित्रता था। लेकिन जब इन लोग से जब मांगा गया, मतलब कि इन लोग से जब हेल्प मांगा गया तो ये लोग हेल्प नहीं किया। क्यों नहीं हेल्प किया? क्योंकि हुमायूं खुद ही ऐसा व्यक्ति था जो कि चाहता था, सबको चाहता था कि हुमायूं गद्दी से हट जाए। क्योंकि ये हमेशा भोग विलास, आगे बताएंगे, हमेशा भोग विलास मौज मस्ती में जिंदगी इसका गुजरता था। लेकिन एक बात है कि हुमायूं बहुत पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति में से एक है। ठीक है। हुमायूं जो है बहुत पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति रहा है। इसको दार्शनिक का शौक है, इसको गणितज्ञ का शौक है, इसको भौतिक विज्ञान का शौक है, भौतिक शास्त्र का शौक है, संस्कृत का शौक है। हुमायूं बहुत ही मतलब कि चारित्रिक तौर पर बोले, विद्वान के तौर पर बोले तो हुमायूं बहुत विद्वान व्यक्ति रह चुका है। हुमायूं ने सैनिक शिक्षा प्राप्त की। हुमायूं मतलब कि दोस्त में सिर्फ इसका इतना दोस्त रहा है कि ये अफीम बहुत बड़ा अफीमची व्यक्ति रहा है, जो जिसके कारण कि इसका पूरा का पूरा जो है साम्राज्य नष्ट हो गया अफीम के कारण। उसका देखिए ये हो गया पांचवा कठिनाई इसका कि कोई बाह्य इसका भी इसका समर्थन नहीं कर रहा। छठा हो गया सहायकों द्वारा विश्वासघात। अब जो इसका साथ देने वाला था वो भी इसका विश्वासघात करने लगा। कैसे करने लगा? तो इसको बताते हैं। देखिए उसके साथी मिर्जा यादगार नासिर, एक है बंदा मिर्जा यादगार नासिर। इस ये क्या करता है, ये हुमायूं को बुलाता है कि आप आइए, आप आइए। लेकिन बाद में ये पता चलता है कि ये खुद शेर खां के साथ मिला हुआ है। वो जो उसको बुलाता है, हुमायूं को जो बुलाता है, वो जो है ये बंदा, ये मिर्जा यादगार नासिर, मिर्जा यादगार नासिर इसका नाम याद रखना। तो ये क्या करता है, ये हुमायूं को बुलाता है, आप आइए, आपको फिर से भारत का हम सत्ता वापस करवा देंगे। ठीक है, भारत मतलब कि सत्ता में फिर से आपको शक्तिशाली बनवा देंगे। लेकिन अंदर अंदर वो जो है शेर खां के साथ मिला हुआ था। शेर खां को ये बोल दिया था कि हुमायूं को हम बुला रहे हैं, हुमायूं को पकड़ के हम रख लेंगे। और शेर खां को बोला था कि आप आइएगा, हुमायूं का काम खत्म कर दीजिएगा। ठीक है। तो किसी ना किसी तरह हुमायूं को ये पूरा का पूरा षड्यंत्र पता चल गया कि हमको बुलावाने वाला है और वो शेर खां से मिलवाने वाला है, मतलब पकड़वाने वाला है। तो पता चल गया था। तो हुमायूं ने लास्ट में वहां से भी वो भाग गया, गुजरात से भी भाग गया और भाग के वो अमरकोट पहुंच गया। वो अमरकोट पहुंच गया, अमरकोट में राणा के यहाँ शरण ले लिया। अमरकोट में राणा के यहाँ शरण ले लिया और यहीं पे जो है अकबर का जन्म होगा। अकबर का जन्म यहीं पे होगा, अमरकोट में। इसी बीच 1542 में अमरकोट में अकबर का जन्म हो गया। इससे उसकी और परेशानी बढ़ गई। तो 7वां नंबर कठिनाई में यह है कि अकबर का जन्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि हुमायूं तो खुद इधर उधर भाग रहा है। हुमायूं तो अपना जान खुद बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा है और साथ में उसका विवाह भी हो जाता है। किससे विवाह हो जाता है? हमीदा बानो बेगम के साथ विवाह हो जाता है, जो कि अकबर की पत्नी है, सॉरी अकबर की माता है। ठीक है। तो उसके साथ विवाह, ई वाला चीज में बहुत सारा कंफ्यूजिंग आपको क्रिएट करेगा। अकबर का माता कौन, उसका जोधाबाई कौन, तो ये कौन, वो वाला लॉर्ड, वो सब लॉर्ड लफड़ा में नहीं पड़ना है। ठीक है। वो सब लॉर्ड लफड़ा में नहीं पड़ना है कि क्या वास्तव में क्या था नहीं था। किताब में जो लिखा हुआ आप लोग को मिलेगा उसको देखना है और आगे बढ़ना है। क्योंकि अलग अलग हम देखें क्या कि अलग अलग जगह अलग अलग जिक्र मिलता है, तो इसीलिए उसमें दिमाग नहीं लगाना है। जब अकबर पढ़ाएंगे तो उसके बारे में भी डिटेल से बताएंगे। ठीक है। हुमायूं की असफलता का कारण, अब देखिए हुमायूं का क्या क्या कठिनाई का कारण था ये हम लोग देख लिए। क्या क्या कठिनाई का कारण था इसको देखिए। आप इस तरह करके आंसर रेडी कीजिएगा ना तो बहुत मस्त आंसर आप लोग का लिखाएगा। हुमायूं का सबसे पहला सफलता का कारण था कि उसका जो उत्तराधिकार का था, उत्तराधिकार सही तरह से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा था। पहला रीजन हो गया। दूसरा रीजन था कि वो अफगान शक्ति से परेशान हो गया था, क्योंकि मोहम्मद लोदी जो है बार बार परेशान कर रहा था। अब और शेरशाह सूरी भी उसको परेशान कर रहा था। तो अफगान से भी वो बहुत ज्यादा परेशान था। तीसरा नंबर हम लोग देखते हैं कि उसका अपना ही गुट उसका विश्वासघात करने लगा था। जो मिर्जा के बारे में हम लोग देखें, जो उसका जो बहन है, उसका पति जो मिर्जा है, तो वो लोग ही हुमायूं के खिलाफ में षड्यंत्र करने लगता है, घर में ही षड्यंत्रगिरी होने लगता है। इससे भी बचना होता है हुमायूं को। तीसरा नंबर कठिनाई हो गया। चौथा नंबर कठिनाई है कि हुमायूं को विश्वासघात, समय समय पर हुमायूं को विश्वासघात मिलते रहा। गुजरात में विश्वासघात मिला,
उसको बुलाया गया, लेकिन शेर खां से मिलवाने का प्लान बनाया गया था, तो वहां पे उसको विश्वासघात देखने को मिलता है। और हम लोग देखेंगे तो हुमायूं का कठिनाई, सबसे बड़ा ये कठिनाई था कि सैनिक उस टाइम पे, सैनिक के बारे में हालांकि चर्चा नहीं किया, लेकिन आप लोग इसको भी ऐड कर सकते हैं कि सैनिक तभी जो है नहीं था ज्यादा, क्योंकि बाबर बहुत सारा युद्ध पहले ही कर चुका था और मुगल सत्ता अभी जस्ट स्थापित ही हुआ था, ज्यादा दिन हुआ भी नहीं था, तो सैनिक दृष्टि से भी बहुत कमजोर था। इसीलिए हुमायूं को ये चीज का भी हमेशा दिक्कत रहा करता था। और हम लोग बात करें क्या चीज का और कठिनाई था हुमायूं को, तो हुमायूं को अकबर जन्म ले लिया था, उसका भी कठिनाई था कि पहले खुद को बचाए या अपना बेटा को बचाए। और पता है लास्ट में जब अकबर ने अथे हुमायूं ने दोबारा जब अटैक अटैक करता है, तो वो जो काबुल वाला कंधार वाला जो एरिया है ना, जो कि उसको मिलता है, कामरान को जो दे देता है, कामरान लास्ट में क्या करता है कि कामरान अपना भाई हुमायूं को ही वहां से आने के लिए मना कर देता है, मतलब कि घेरा डाल देता है काबुल में कि हुमायूं इधर से इंटर ना कर सके। तो ये सब हम लोग मोटा मोटी देख सकते हैं कि 7-8 रीजन हम लोग का ये सब रहता है, जो कि हुमायूं के सामने कठिनाई का सामना करना पड़ता है हुमायूं को। ठीक है, इतना तक में कहीं कोई दिक्कत आप लोग को यदि आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये हम लोग का फर्स्ट फेज खत्म हो जाएगा, हुमायूं का ये जो हम लोग आंसर लिख रहे हैं, ये हम लोग का फर्स्ट फेज खत्म हो जाएगा। अब हम लोग का सेकंड फेज आएगा कि हुमायूं का असफलता का कारण क्या है। हुमायूं के सामने देख लिए हम लोग कठिनाई क्या क्या है, अब हम लोग देखेंगे हुमायूं का असफलता का कारण क्या है, और लास्ट में हम लोग देखेंगे हुमायूं का चरित्र के बारे में। उसके बाद हम लोग का ये आंसर पूरा तरह से खत्म हो जाएगा। युद्ध का बारे में हम फिर से बता रहे हैं कि युद्ध हम लोग डील नहीं कर रहे हैं युद्ध, क्योंकि युद्ध सब डील करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस आंसर में, वो सब आपको काम आएगा, ऑब्जेक्टिव में काम आएगा युद्ध सब। ठीक है, तो हुमायूं की असफलता का कारण, हुमायूं का व्यक्तिगत दुर्बलता। अब देखिए हुमायूं का व्यक्तिगत दुर्बलता में क्या था, उतना देर से हम लोग देख ही रहे हैं कि हुमायूं जो है भोग विलास वाला व्यक्ति था। एक युद्ध जीतता था तो 2 महीना वो वहीं पे मौज मस्ती मारता था वो। तो ऐसी संकटकालीन स्थिति में आवश्यक था कि हुमायूं ने सैन्य संगठन की योग्यता, कूटनीति दक्षता एवं राजनीतिक पटुता का समावेश होता। एक अच्छा राजा को कैसा होना चाहिए, एक अच्छा राजा को उदार के साथ साथ कठोर भी होना चाहिए। अगर एक राजा हमेशा उदार ही रहेगा तो वो कभी भी अच्छा से शासन नहीं कर पाएगा, है कि नहीं। आप लोग भी फील कीजिएगा कि हमेशा आप उदार बन के रहिएगा तो आपको ये चीज भारी पड़ जाएगा। इसीलिए बीच बीच में कटुता भी आना जरूरी है जीवन में। ठीक है, अपने आप को थोड़ा सा मजबूत करके रखना है। ठीक है, तो ये सब का समावेश होना जरूरी था। दाव पेच, राजनीतिक दाव पेच आना जरूरी किसी एक राजा को होता है, किस तरह षड्यंत्र रचा जा सके ये एक राजा को पता होना जरूरी होता है, लेकिन हुमायूं में ये सब कुछ नहीं था। इतिहासकार लेनपुल ने लिखा है उसमें चारित्रिक बल और संकल्प शक्ति का अभाव था। विजय प्राप्त के बाद उसका अधिक समय हरम में आनंद लेता तथा अफीमियों की दुनिया में नष्ट करता था। मतलब कि वो लेनपुल कहते हैं कि वो जो है इसका चारित्रिक बल इतना, संकल्प शक्ति का अभाव इतना था, उसका चारित्रिक गुण इतना खराब था कि एक युद्ध जीतता था तो वो हरम में जाके मौज मस्ती करता था। हरम क्या होता था, हरम मतलब राजा महाराजा का जो है जो ना एक कक्ष होता था जिसमें जाके वो लोग चिल आउट कर सकते हैं, ऐसा हम लोग समझ सकते हैं। जिसमें कि बहुत सारा महारानियां, शराब, अफीम, फलना चिलना, जो भी मौज मस्ती का चीज है सब कुछ यहाँ रखा हुआ रहता था। एक तरह से हम लोग उसको हरम बोल सकते हैं। और अलग अलग जगह हरम का यूज अलग अलग तरीका से भी किया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। रानियों का कक्ष भी एक तरह से हरम ही कहलाता है आगे चलकर। ठीक है, वो बात को ध्यान रखना है। तो वो लेनपुल के अनुसार इस तरह का इसका चारित्रिक था। तो ये एक असफलता का बहुत बड़ा रीजन रहा कि हुमायूं का चारित्रिक ही दुर्बल था, उसका व्यक्तिगत ही दुर्बलता था, उसमें खुद में ही दुर्बलता था, तो कहाँ से वो संभाल पाएगा। दूसरा हम लोग, दूसरा ये सब कहाँ चला गया, और बीच का पार्टीशन हुमायूं की असफलता का कारण में और होना चाहिए था शायद, एगो छूट गया है क्या, एक सेकंड, वो वाला, अच्छा वो वाला यहाँ पे ऐड करने भूल गए। एक पेज जो है ना, एक पेज और था है इसमें, एक पेज और है, एक पेज ऐड करने भूल गए। ठीक है, हम आपको ऐसे बता देते हैं। दूसरा नंबर इसका है बहादुर शाह और शेर खां के शक्ति को बढ़ाना। बहादुर शाह, अब देखिए थोड़ा सा जो है ना वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसीलिए बोर्ड में नहीं बता रहे थे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और आप लोग का एक दिन में खत्म नहीं होगा। बहादुर शाह और शेर खां को बढ़ने देना। देखिए बहादुर शाह और शेर खां, हुमायूं का सबसे बड़ा एक असफलता का रीजन ये रहा कि ये बहादुर शाह और शेर खां को ये जो है ना शक्ति को नेग्लेक्ट करते रहा,
और कहा जाता है कि हुमायूं जो है यही दोनों के चक्कर में अपना का पूरा जीवन खत्म कर दिया, कि कभी बहादुर शाह को जाके रोकता था, कभी शेर खां को रोकता था। उधर बहादुर शाह विद्रोह करता था तो बहादुर शाह को जैसे दबाने के लिए जाता था, वैसे ही शेर खां इधर से विद्रोह कर देता था। ये दोनों का दोनों आपसी मिली भगत रहता था हमेशा, बहादुर खां और शेर खां का, बहादुर शाह और शेर खां का मिली भगत। ये दोनों मिलकर बहुत ज्यादा परेशान किया। तो चुनार के आक्रमण के समय शेर खां से सिंध से लेना और रानी कर्णावती को समय पर सहायता न देना। अब रानी कर्णावती के बारे में आपको थोड़ा बड़ा बताते हैं। रानी कर्णावती जो है चित्तौड़ से एक पत्र भेजती है हुमायूं को, हुमायूं को पत्र भेजती है और ये बोलती है क्या कि हमको जो है मदद कीजिए। हुमायूं को बोलती है हमको मदद कीजिए, और वो पत्र में राखी के साथ उसको भेजती है। तो हुमायूं रेडी हो जाता है कि चलो भैया मदद करते हैं, बगल वाला पड़ोसी हमको बुलाया है तो मदद करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हुमायूं एक उदार व्यक्ति था, तो मदद करने निर्णय लेता है। लेकिन उसके जो सहयोगी सब थे, उन्होंने कहा उसको, हुमायूं को, कि आप जो है एक गैर मुस्लिम को जो है सहायता दीजिएगा, आप एक मुस्लिम शासक है और मुस्लिम शासक होकर गैर मुस्लिम शासक को सहायता दीजिएगा। तो हुमायूं ने ये सब सोचा और फिर उसको जो है सहायता नहीं देता है, जो कि आगे चल के असफलता का रीजन बन जाता है हुमायूं का। ठीक है, तो उसकी कमजोरी को स्पष्ट प्रतीक है ये सब चीज। जिस समय शत्रु उसके दरवाजे को ललकारता था हुमायूं का, उस टाइम पे वह आराम से भोग विलास में मस्त रहता था, अपना घर में जो है चिल मारता था। तो ये इसका सफलता का रीजन रहा, दूसरा नंबर। तीसरा नंबर हम लोग देखते हैं। पहला नंबर क्या था? पहला नंबर क्या था? असफलता होने का पहला नंबर था उसका चारित्रिक दोष। दूसरा नंबर क्या था? कि वो जो है शेर खां का शक्ति का कम कम समझा। तीसरा नंबर था साम्राज्य विभाजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग में ही बताएं। साम्राज्य विभाजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हुमायूं का शक्ति को खत्म करने के लिए। क्योंकि साम्राज्य विभाजन में एक तो दिल्ली और आगरा में वो अपना शासन कर रहा है, और वो साम्राज्य विभाजन अपने भाइयों के बीच कर देता है। कहाँ कहाँ करता है? काबुल, कंधार, मेवाड़, संभल, तो ये सब जगह में वो अपना शक्ति का डिस्ट्रीब्यूशन करता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जब शक्ति का डिस्ट्रीब्यूशन यदि कोई भी करता है तो इसका मतलब उसका शक्ति को कम हो जाता है, उसका शक्ति कम हो जाता है। तो यही हुआ हुमायूं के साथ, शक्ति का विभाजन करके बोला जाता है कि वो सबसे बड़ा मूर्खता किया वो। ठीक है, यहां से ही हुमायूं का मार्ग जो है अवरुद्ध किया गया था। इसका क्या मतलब है? कि वो जो शक्ति को जो बांटा था, वो जो बोले काबुल और कंधार जो कमरान को दे दिया था, अगर वो नहीं दिया होता तो आराम से हुमायूं फिर से इंटर कर सकता था भारत में। लेकिन वो उन लोग को दे दिया था, इसीलिए कामरान जो है, जब हुमायूं जब इंटर करता है तो वहीं पे उसको रोक दिया जाता है। एक भाई ने उसको रोक दिया। तो ये इसका असफलता का कारण रहता है, तीसरा नंबर। चौथा नंबर क्या रहता है? चौथा नंबर रहता है भोग विलास में चूर रहता है वो हमेशा। तो ये सबसे बड़ा रीजन रहता है। इसमें क्या डील करना है ये वो बताने का जरूरत नहीं पड़ेगा, कि हुमायूं जब भी जीतता है तो आराम से मौज मस्ती करता है। ठीक है, चुनार का जैसे कि अभियान किया, चुनार अभियान, ये सब युद्ध वाला पोर्शन है। ठीक है, चुनार अभियान, कालिंजर अभियान, गुजरात अभियान, अफगान अभियान, ये सब युद्ध का पोर्शन है। ये सब हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, ये बात को ध्यान रखना है। ये सब में बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव सब यहीं पे आपको मिलेगा। हम लोग ऑब्जेक्टिव के ऊपर फोकस ना करके सब्जेक्टिव के ऊपर फोकस किए हुए हैं। ठीक है, तो भोग विलास में देखिए क्या हुआ। चुनार का जो अभियान किया था, चुनार के अभियान के बाद वो 2 महीना तक आराम से जो है मौज मस्ती करते रहा हुमायूं, 2 महीना तक। तो और हम लोग देखते हैं और इसका सफलता का क्या कारण रहा। 4 कारण हो गया ना। 4 कारण में क्या क्या था? पहला में देखे थे क्या कि उसका दुर्बलता था, चरित्र दुर्बलता। दूसरा में शेर खां सबका वो शक्ति को नेग्लेक्ट कर रहा था। तीसरा में साम्राज्य का विभाजन कर दिया था। चौथा में है कि भोग विलास में वो चूर रहता था। पांचवा में है कि राज्य का कुशल प्रबंध ना करना। अच्छा, पांचवा नंबर से लिखा हुआ होगा, हाँ। पांचवा नंबर है राज्य का कुशल प्रबंध ना करना। बाबर की तरह ही हुमायूं ने भी शासन प्रबंध की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। बाबर ने भी युद्ध में ही दिमाग लगाया, शासन प्रबंधन में कोई ध्यान ही नहीं दिया। हुमायूं ने भी यही किया, हुमायूं ने भी शासन प्रबंधन में कोई भी ध्यान नहीं दिया। जिसको कि बाद में हम लोग देखेंगे, हम अथे शेरशाह सूरी देखेंगे, उसके बाद अकबर देखेंगे। ये दोनों मिलके पूरा का पूरा बदल के रख दिया ये वाला धारा को। ठीक है, वो लोग का हम लोग देखेंगे, शासन प्रबंधन उन लोग का बहुत तगड़ा था, तो वो लोग का हम लोग देखेंगे। देखिए अब हो गया हम लोग का एक पोर्शन फिर से खत्म हो गया, एक पोर्शन फिर से खत्म हो गया। पहला पोर्शन में हम लोग क्या पढ़े थे? पहला पोर्शन में पढ़े थे उसके सामने क्या क्या कठिनाइयां थी। इस क्वेश्चन में इस बार हम लोग क्या पढ़े ये पोर्शन में? उसके सामने क्या, क्यों वो असफल हो गया,
क्यों वो असफल हो गया। तो पहला रीजन हम लोग देखें, हुमायूं का चारित्रिक दुर्बलता था। दूसरा रीजन हम लोग देखें कि बहादुर शाह, शेर खां, ये सब का वो शक्ति को नहीं भांप सका। तीसरा रीजन हम लोग देखें कि वो साम्राज्य को जो है बांट चुका था, जिसके कारण कि उसका शक्ति कम हो गया था। चौथा रीजन हम लोग असफलता का देख सकते हैं कि उसने सैन्य व्यवस्था में कोई काम नहीं किया था। पांचवा नंबर हम लोग देखें कि वो भोग विलास में हमेशा मस्त रहता था। छठा नंबर हम लोग देखें कि उसने राज्य को कोई प्रशासन प्रबंधन नहीं किया था। तो 7-8 रीजन ये हुआ रहता है जिससे कि कारण की हुमायूं असफल हो जाता है, जो कि हम लोग का मेन क्वेश्चन का आंसर है। यही इसी को हम लोग को डील करना है, और इसी में आप लोग को एग्जाम्पल देना होगा युद्ध सब का, चुनार का अभियान, कलिंजर का अभियान। तो यहाँ पे आप लोग को वो सब का एग्जाम्पल का जरूरत पड़ेगा। तो अच्छा से जब तक नहीं पढ़े होंगे तो नहीं आप लोग पुट कर पाइएगा, ठीक है। तो ये सब बात हो गया। अब हम लोग लास्ट फेज की ओर चलते हैं। ये वाला फेज आप लोग का निष्कर्ष का फेज है, ठीक है। तो इसको अभी नहीं पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि ये वाला लास्ट में आप लोग का ऐड होगा। अब देखिए हुमायूं का चरित्र कैसा था, जो कि एक लास्ट ये क्वेश्चन का आंसर ये वाला हम लोग दे देंगे, तो ये आंसर पूरा तरह से तैयार हो जाएगा बहुत अच्छा तरीका से। तो हुमायूं का चरित्र देखिए, सबसे पहला चरित्र तो ये उदार व्यक्ति था। तो उदार व्यक्ति का कैसे परिचय मिलता है, तो उसका जो चचेरा भाई था सुलेमान मिर्जा, सुलेमान, तो उसको भी तो बंदखस का जो है प्रांत दे देता है। इससे पता चलता है कि हुमायूं कितना उदार व्यक्ति था। और इससे भी पता चलता है कि जब वो जो वो चुनार चुनार अभियान जब किया था, जब शेरशाह सूरी को जब हरा दिया था, तो उसके बाद शेरशाह सूरी को वो माफ कर देता है। शेरशाह सूरी को वो जो है माफ कर देता है, बोलता है क्या कि तुमको माफ करते हैं। और वही शेरशाह सूरी पुनः आता है और चौसा और बेलग्राम दो लगातार युद्ध में हुमायूं को पराजित करता है, और फिर कहानी खत्म हो जाता है हुमायूं का। और एक बात, वो जो चौसा का युद्ध बार बार बता रहे हैं ना, चौसा का युद्ध जो 1539 में हुआ है, इसके बाद एक बहुत रोचक घटना होता है, बहुत रोचक कहानी है इसके बाद, पता है? कहानी ये कि जब ये भागने लगता है, हुमायूं जान बचा के जब भागने लगता है, जब बक्सर से जब आगे बढ़ता है, चौसा पता है कौन जगह है? चौसा बक्सर में है। बक्सर आप लोग का बिहार में है, और बिहार यहाँ पे आप लोग बोल सकते हैं चौसा बक्सर है। तो यहीं से गंगा नदी प्रवेश करती है और बिहार को दो भाग में बांट देती है गंगा नदी। चौसा से प्रवेश करती है, ठीक है, ये बात को याद रखना है। गंगा नदी बिहार में चौसा से प्रवेश करती है और 12 जिला से प्रवेश करते हुए गुजरती है। तो ये तो खैर उधर वाला पोर्शन है। बताना हम ये चाह रहे थे कि जब यहाँ से पार करता है तो एक नाभिक उसको मिलता है। नाभिक का नाम रहता है निजाम सक्का। इसका बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। निजाम सक्का, बस 2 मिनट का टाइम लेंगे हम, उसके बाद बताते हैं हम आपको। निजाम सक्का क्या था? एक नाभिक था, भिस्ती भिस्ती, नाव चलाने वाला। तो हुमायूं जब गंगा नदी क्रॉस करता है, कर्मनाशा नदी क्रॉस करता है, तब उसको ये बंदा मिलता है और ये हुमायूं का जान बचाता है। वो सक्का जो है, निजाम सक्का जो है, इसका जान बचाता है। और बदले में हुमायूं क्या करता है, हुमायूं बोलता है कि तुम जो है हिंदुस्तान के बादशाह का तुम जान बचाए हो, मांगो तुम क्या मांगते हो। तो निजाम सक्का बोलता है हमको एक दिन का बादशाह बना दिया जाए। तो हुमायूं बोलता है ठीक है, तुमको एक दिन का हम बादशाह बनाते हैं। तो निजाम सक्का के बारे में याद रखना है कि ये एक दिन का बादशाह है। और निजाम सक्का सोचता है क्या कि एक दिन का बादशाह बन गए हैं तो हमको क्या करना चाहिए जिससे के कारण कि हमको सब याद रखे। तो निजाम सक्का क्या करता है, तो अपना जो है चमड़ा का सिक्का चलाता है। चमड़ा का सिक्का, इसके बारे में याद रखना है। ये इतिहास में पहला बंदा रहा जो कि चमड़ा का सिक्का चलाया, और अभी तक हम लोग इसीलिए इसको पढ़ते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में आपको कहीं भी ये भेटा सकता है, इसीलिए थोड़ा मोड़ा बता दिया। चलिए फिर से हम लोग बैक टू द टॉपिक आते हैं। चारित्रिक में क्या था कि वो उदार व्यक्ति था। उदार चरित्र का एक गुण है, परंतु हुमायूं के लिए यह घातक सिद्ध हो गया। उदार, ज्यादा उदार, राजा को ज्यादा उदार नहीं होना चाहिए। राजा को उदार और कठोर का मिश्रण होना चाहिए। ज्यादा उदार रहेगा तो सब फायदा उठा लेगा, ज्यादा कठोर रहेगा तो प्रजा डरेगा। इसीलिए दोनों का मिश्रण राजा को माना जाता है, होना चाहिए। उसके बाद निरंतर प्रयास, हुमायूं के बारे में कहा जाता है निरंतर प्रयास। हालांकि हालांकि इसके निरंतर प्रयास में अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बात कहता है। बोलता है प्रयास करने वाला व्यक्ति नहीं है, तो कोई कहता है प्रयास करने वाला व्यक्ति है। तो चरित्र के बारे में आप लोग निरंतर प्रयास लिख सकते हैं। उसका देखिए युद्ध विधियों के ज्ञान का अभाव, ये भी एक ऐसे ही अफवाह उड़ा दिया गया था। युद्ध को कैसे उसको ज्ञान नहीं होगा, बस ये हम लोग बोल सकते हैं कि युद्ध का तो उसको ज्ञान था, लेकिन वो नेतृत्व, कुशल नेतृत्व करता वो नहीं था। कुशल नेतृत्व करता नहीं था, उसको दूरदर्शी व्यक्ति नहीं था ये।
हुमायूं दूरदर्शी व्यक्ति नहीं था, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो व्यक्ति बाबर के साथ रह के इतना इतना युद्ध में उसका साथ देता है, पानीपत में भी ये साथ था, हुमायूं पानीपत में भी साथ था, तो उसको युद्ध का तो नॉलेज होगा ही, बस वो कुशल वो नहीं था, नेतृत्व करता नहीं था, जिसके कारण कि उसका हार हो रहा था सब जगह। और जहां पे जीत रहा था वहां पे उदार व्यक्ति के उदारता के कारण वो उसको भोगना पड़ रहा था। उसका देखते हैं, अब देखिए इसका होगा निष्कर्ष, अब निष्कर्ष होगा। ठीक है, ये वाला जो है अब निष्कर्ष होगा। अब निष्कर्ष में क्या होगा? उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि हुमायूं को कुछ परेशानियां विरासत में मिली थी और अनेक कठिनाइयां उसने स्वयं दुर्बल चरित्र के कारण उत्पन्न कर ली थी। है ना? तगड़ा निष्कर्ष है ना कि हुमायूं जो है बहुत कुछ विरासत में ही प्राप्त हुआ था। जैसे क्या विरासत में प्राप्त हुआ था? साम्राज्य को विभाजित करना था उसको, बाबर सैन्य पर शासन करके नहीं गया था, बाबर बहुत सारा विरोधी को जन्म दे के गया था, विरोधी में जिससे कि अफगान सबसे बड़ा विरोधी था। तो ये सब उसको विरासत में ही मिला था, बाबर से ही विरासत में मिला था। तो इसीलिए निष्कर्ष में हम लोग लिख सकते हैं कि बहुत कुछ बाबर को विरासत में ही मिला था और बहुत कुछ वो उसने चारित्रिक गुण के कारण प्राप्त किया, प्रॉब्लम सब। तो उसका जीवन न केवल विलासिता था वरन उससे सैनिक योग्यताएं भी नहीं थी। सैनिक योग्यता भी उसके पास नहीं था। वह बड़ा अफीमची भी था। अफीमची का मतलब वो अफीम पीने वाला, मौज मस्ती में रहने वाला, अफीम पी पे के ही अपना जीवन खराब कर लिया, शरीर खराब कर लिया। स्थान स्थान पर उसने अनेक गलतियां की, इसलिए वह जीवन भर कठिनाई ठोकर खाता रहा और ठोकर खाते ही उसकी मृत्यु हो गई। अच्छा, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आप लोग से ये पूछा जा सकता है आगे चलकर, अभी ग्रेजुएशन में तो इस तरह क्वेश्चन नहीं होगा। एक क्वेश्चन ये रहता है कि एक पंक्ति दिया हुआ रहता है, पंक्ति में ये लिखा हुआ रहता है कि उसने उसने जीवन भर धक्के खाए, ठोकरें खाए और अंतिम में भी ठोकर खा के ही मृत्यु हो गई। इस कथन का व्याख्या करें। ठीक है, इस कथन की व्याख्या करें। तो इस टर्म में भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ रह सकता है जिसमें कि हुमायूं का जिक्र तक भी नहीं होगा और आपको फ्लुएंटली क्वेश्चन पूछ के भी वो निकल जाएगा। तो इसका आंसर भी आपको यही होगा। देखिए लास्ट में ये क्वेश्चन है ना, इसलिए वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसकी मृत्यु हो गई। आपको पता होगा कि हुमायूं का जो मृत्यु होता है वो दीनदयाल का जो पुस्तकालय है, अपना लाइब्रेरी से पैर ठोकर लगता है और वो धर 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 गिरते गिरते खत्म हो जाता है। ठीक है, तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण इसका मृत्यु होता है। कहा जाता है कि ऐसा व्यक्ति जिसका नाम का अर्थ भाग्यशाली होता है लेकिन उससे बड़ा अभागा और कोई नहीं। ठीक है, इसके हुमायूं के बारे में कहा जाता है, हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यवान, लेकिन उससे अभागा व्यक्ति पूरा मिडावल इंडिया में नहीं हुआ। ठीक है, जो भी करता उसमें गलत वो साबित हो जाता। इसको पढ़ने का बहुत शौक था, ये जहां जाता था अपना लाइब्रेरी साथ में लेके चलता था, अपना बहुत सारा किताब साथ में लेके चलता था। इसका पता है, इसका ये कहना था कि हम 2 युद्ध हार जाए वो मंजूर है लेकिन हम किताब पढ़ना नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, इसको इतना किताब से लगाव था, इतना पढ़ने वाला व्यक्ति था, इसीलिए इसको विद्वान कहा जाता है। ये हर चीज में विद्वान व्यक्ति था, बस ये था कि ये जो है ज्यादा अफीमची वाला व्यक्ति था, इसीलिए ये अधिक टाइम या तो अफीम में मजा में रहता था या पढ़ाई में मजा रहता था। सैनिक प्रबंधन, शासन प्रबंधन, जनता को खुश करना, साम्राज्य विस्तार, ये सब में इसको दिमाग नहीं लगाता था। ये बस अपना पढ़ता था और मस्त से बॉन्ग मारता था। ठीक है वो बोल सकते हैं। लेनपुल के अनुसार हुमायूं में चारित्रिक, ये देखिए ये सबसे लास्ट का आपका वो रहेगा, सबसे लास्ट का दमदार पॉइंट रहेगा। लेनपुल के अनुसार हुमायूं में चारित्रिक दृढ़ता की कमी थी, वो निरंतर प्रयत्न प्रयत्न करने में सक्षम ना था। एक क्षण की विजय के बाद वह उसको हर्ष उल्लास में उड़ा देता था। लेनपुल का यह कथन था कि वो एक विजय करता था और एक विजय के उल्लास में, हर्ष उल्लास में वो 2-3 महीना उसी में वेस्ट कर देता था, जिसके कारण कि हुमायूं का असफलता देखने को मिला। वही हम लोग वही कुछ इतिहासकार का ये भी मानना है कि ये इसका जीवन कैसा भी रहा हो लेकिन अंतिम पड़ाव ये अच्छा गुजारा। क्यों? क्योंकि 15 साल ये निर्वासित रहा और लास्ट में ये फिर से भारत का गद्दी पे फिर से ये विराजमान हो गया, हिंदुस्तान के गद्दी पे फिर से लौट गया। तो इसीलिए इसका जीवन भले ही कैसा ही क्यों ना हो लेकिन लास्ट में ये अपना मृत्यु जो है हिंदुस्तान का सहिंसा के रूप में अपना मृत्यु ये लिया हुआ, मतलब कि। तो ये हुआ आज का हम लोग का हुमायूं के ऊपर डिस्कशन। ये आप लोग का नोट्स का टेंशन नहीं लेना, नोट्स आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में। सबको एक टेलीग्राम में आप लोग सभी को जुड़ जाइए, टेलीग्राम में जुड़ जाना है सब कोई को।
वहां पे हम आपको नोट्स दे देंगे। और ये भी साथ में बताना है आप लोग को कि ये वीडियो कैसा लगा, समझ में आया भी कि नहीं आया आप लोग को। ठीक है, फीडबैक करके आप लोग जरूर बताया करो, फीडबैक लाइक या डिसलाइक करके बता दिया करो। और यदि कहीं अच्छा लगा तो वो भी बता देना है अच्छा लगा, और यदि अच्छा नहीं लगा तो उसमें स्पेशली उसको बताना है कि अच्छा नहीं लगा, ये वाला चीज में और थोड़ा होना चाहिए। तो वो वाला चीज मोटा मोटी मतलब ये है कि फीडबैक देने में कितना टाइम लगता है, हम आप लोग के लिए कर रहे हैं फीडबैक, कम से कम थोड़ा सा हमको भी पता चलना चाहिए कि किस तरह का वीडियो शूट हो रहा है, कैसा वीडियो आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि देखिए, इसको बोर्ड में भी हम बता सकते थे, बोर्ड में भी इसको बहुत अच्छा तरीका से हम बोर्ड में समझा सकते थे, लेकिन बोर्ड में आप लोग का टाइम मैनेज नहीं हो पाता। बोर्ड में हम बताने लगते 40 मिनट में इतना कुछ नहीं बता पाते जो अभी हम 40 मिनट में आप लोग को बता चुके हैं। तो इसीलिए हम जो है यहाँ पे चूज किए आप लोग को या इसके माध्यम से बताने का। तो आप इसके बारे में भी कमेंट कीजिएगा कि आप लोग को बोर्ड में ज्यादा सुविधा होता है या फिर यहाँ पे ज्यादा सुविधा होता है। ठीक है, तो सब कुछ कमेंट कीजिएगा। अगर अभी तक वीडियो पे बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल में कर लीजिएगा, इस तरह का वीडियो आपके लिए आते रहेगा। और पेपर 5 जल्द ही पूरा खत्म हो जाएगा, डेली डेली एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आप लोगों को कमेंट करना है कि रात में, दिन में, दोपहर में कब आपको क्वेश्चन चाहिए, कब इसको अपलोड कर दे, उस हिसाब से हम अपलोड कर देंगे। ठीक है तो मिलता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट हम लोग का सिरसा सूरी रहने वाला है, सिरसा सूरी का प्रशासन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे कोई भी एग्जाम के लिए भी, सिविल सर्विस एग्जाम या फिर जहां भी ऑप्शनल आप लोग को लेने का जरूरत पड़े या फिर कहीं पर भी, सिरसा सूरी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आगे चल के अकबर का अग्रगामी भी था, जो कि ब्रिटिश मॉडल का भी अग्रगामी बोल सकते हैं हम लोग। तो वो सब के ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, उसमें आप लोग जरूर जुड़िएगा। कल को कितना बजे अपलोड करेंगे ये आप लोग इस वीडियो के कमेंट में बता दीजिए। ठीक है, मिलते हैं कल को, तब तक के लिए जय हिंद।